जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने एक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम। ये बच्चे आपके पैनोरमा पार्ट 2 जो आपकी बुक है इंग्लिश की, उसका प्रोज सेक्शन से लिया गया चैप्टर जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है ना। हालांकि इस लाइन को आपने पहले भी पढ़ रखा है, याद दिलाए कौन से चैप्टर में। तो पोएट्री सेक्शन का आपका एक चैप्टर है जिसका नाम था लास्ट चैप्टर, 8वां चैप्टर, जिसका नाम था मार्था, है ना। और मार्था जो आपने एक पोम पढ़ी थी, एक कविता पढ़ी थी जो मार्था कहानियां सुनाती थी, है ना। और कहानी को सुनाने में उसको बहुत मजा आता था। हर कहानी की शुरुआत वो कहां से करती थी, तो वो वंस अपॉन अ टाइम से करती थी, है ना। एक बार की बात है। तो ऑलरेडी हम लोग इसका मतलब पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज फिर से थोड़ा रिवीजन हो गया। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक बार की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं सामने, ये जो वाक्यांश आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ, तो आज का हमारा जो चैप्टर, क्या है वो कहानी है, क्या ये कहानी है जिसमें इस तरह के वर्ड यूज किए गए हैं। तो कहानी तो छोटी सी है, कहानी को तो छोटी सी है, लेकिन उस कहानी के जरिए एक पूरा भाषण लिख दिया गया है। मतलब एक महिला एक भाषण को दे रही है, भाषण सुना रही है, और उस भाषण में एक छोटी सी कहानी बीच में आई है, ठीक है ना, जो कि उस भाषण से रिलेटेड है। ओके। और पूरे भाषण देने का जो थीम है, जो विषय है, वो क्या है, तो वो है लैंग्वेज, पावर ऑफ लैंग्वेज। ओके। पावर ऑफ लैंग्वेज बोलने का मतलब भाषा की ताकत। भाषा की बहुत ज्यादा ताकत होती है ना। भाषा अगर ना होती तो सोचिए कि जमाना हमारा कैसा होता, हमारा समाज कैसा होता। भाषा अगर नहीं होती तो क्या लगता है कि हम अपने जनरेशन को कुछ दे पाते, अपनी हम अगली पीढ़ी को कुछ दे पाते क्या। ना कोई आविष्कार, ना कोई खोज, है ना, ना कोई टेक्नोलॉजी हम पास कर पाते एक दूसरे को। तो भाषा ही वो चीज है ना जो एक इंसान को दूसरे इंसान से सबसे पहले कनेक्ट करती है ना। कोई इंसान डायरेक्टली किसी से दोस्ती थोड़ी कर लेता है, कोई किसी के कांटेक्ट में थोड़ी जल्दी आ जाता है। पहले कॉन्वर्सेशन होता है, पहले टॉकिंग्स होते हैं, पहले बातचीत होते हैं, और बातचीत में भाषा सबसे बड़ा चीज होता है। अब हम मान लीजिए अगर हम हिंदी बोलते हैं और सामने वाला पर्सन भाई साहब मलयालम बोलता है, ठीक है ना, चाहे वो तमिल बोलता है, तो अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो क्या वो मेरी बात को समझ पाएगा। अगर वो हिंदी नहीं जानता है तो वो सिर्फ या तो मलयालम या तमिल जानता है ना, या कोई और देसी भाषा जानता है। तो यहाँ पर हमारे बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। कम्युनिकेशन का तो कोई यहाँ मतलब ही नहीं बनता है। हम हिंदी में बड़बड़ाते रह जाएंगे और वो तमिल में बड़बड़ाते रह जाएगा। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा हमारे हिसाब से एकदम सिंपल होनी चाहिए, ल्यूसिड होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए, ताकि सामने वाले पर्सन को अपनी बात आप रख सकें, है ना। भाषा पढ़े, है ना, कि कैसे होनी चाहिए, कैसे हमें बातचीत करनी चाहिए। इसके लिए एक चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, है ना। एक चैप्टर है हिंदी में बातचीत है, शायद आपके हिंदी में ये चैप्टर होगा, लगता है बातचीत, ठीक है। तो अगर हम हिंदी बोलते हैं, सामने वाला पर्सन मलयालम बोलता है, लेकिन अगर हम अंग्रेजी जानते हैं और सामने वाला पर्सन भी अंग्रेजी जानता है, तो यहां पर हम इस इंग्लिश भाषा को, इस इंग्लिश लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पता चलता है कि हाँ, हर भाषा की अपनी एक कीमत है, हर भाषा की अपनी एक पहचान है, इसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, इसका एक अस्तित्व है। कोई भी भाषा खराब नहीं है, हर भाषा की अपनी पहचान होती है। वक्त आने पर सारी भाषाएं एक जगह पे काम आ ही जाती हैं, है ना। तो भाषा उसी में बात करनी चाहिए। मान लीजिए आप बहुत अच्छा अंग्रेजी जानते हैं, आप बहुत अच्छा अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, ओके, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बट टू होम यू आर टॉकिंग इज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, देन हाउ वुड यू कम्युनिकेट टू ईच अदर। आप एक दूसरे से बातचीत कैसे कर पाओगे। तो टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वी हैव द कॉमन लैंग्वेज। हमारे पास एक कॉमन सा भाषा होना चाहिए, तभी हम बातचीत कर सकते हैं, है ना। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वंस अपॉन अ टाइम, ये एक भाषण है, एक महिला है जो भाषण दे रही हैं और भाषण में एक छोटी सी कहानी सुनाती हैं। उस कहानी के जरिए बताया जाता है कि लैंग्वेज का कितना पावर होता है, भाषा की कितनी ताकत है, ये पता चलता है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को, ठीक है। चलिए अब हम चैप्टर को सीधे शुरू करते हैं। ओके। लेकिन बच्चे इस चैप्टर को आपको हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। आज एक पार्ट पढ़ाएंगे और इसका दूसरा पार्ट आपको हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। और हाँ, कल आपका सैटरडे है प्यारे बच्चों, कल आपका क्या है, सैटरडे है। और सैटरडे को वीकली टेस्ट होता है। जो बच्चे नए नए हैं तो उनको बता देना चाहते हैं कि हर शनिवार को वीकली टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट होता है, जांच होती है कि अभी तक आप कितने चीजों को पढ़ करके कमांड कर चुके हैं। क्योंकि पढ़ने में कोई बड़ी बात नहीं है, कितना हद तक आप उसे अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, ये जरूरी बात है, ठीक है। तो कल सारे बच्चे टेस्ट में आ जाएंगे, ओके। चलिए फिलहाल आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। क्या है भाई साहब, एक बार की बात है।
वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। चैप्टर के राइटर कौन है? तो है उनका नाम टोनी मॉरिसन। क्या नाम है? टोनी मॉरिसन इनका नाम है। ठीक है, अब देखिए हमें ट्रिक से कैसे याद रख लेना है ताकि एग्जाम में काम आ जाए। तो वंस, मान लीजिए कल के क्लास में इसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया गया कि वंस अपॉन अ टाइम के राइटर कौन है, क्योंकि आज आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन तो देना मेरा बनता है ना। तो टोनी मॉरिसन है ना, कौन है? टोनी मॉरिसन। इसका ट्रिक बना देते हैं याद रखने के लिए। देखिए टाइम का मतलब क्या हो गया? टाइम तो जानते हैं कॉमन सा वर्ड है, तो हम कहेंगे टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो नहीं है। हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना, टाइम ही तो नहीं है, कहते हैं टाइम है क्या? नहीं, टाइम ही तो नहीं है। तो टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो नहीं है। ओके, चलिए अब यहां देखिए, कल के टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, आपको मैच द कॉलम कर देना, ठीक है ना, कि टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो नहीं है। ओके, तो टोनी मॉरिसन जी का जन्म हुआ था फरवरी 18, 1931 और इनकी डेथ हुई थी अगस्त 5, 2019। ये तो चलो भाई हिस्ट्री इनका हो गया, ठीक है ना, ये इनका हिस्ट्री हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा सा पर्सनल डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो राइटर हैं टोनी मॉरिसन जी, इनके बारे में थोड़ा सा पर्सनल डिटेल्स जान लेते हैं, इनकी थोड़ी व्यक्तिगत जानकारी निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल डिटेल्स। टोनी मॉरिसन was the 8th woman and the first black woman to receive the Nobel Prize in Literature। मतलब साहित्य के क्षेत्र में, किताबों की दुनिया में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? 1993 में, 1993 में। किनको? टोनी मॉरिसन को। और ये कैसी महिला थी? तो शी वाज द 8th वुमन, ये 8वीं महिला हैं, ये 8वीं महिला हैं। एंड द फर्स्ट ब्लैक वुमन, मतलब महिला में ये 8वें नंबर पे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है 1993 में। लेकिन अगर देखा जाए, बात करें अगर इनके रंग की, तो ये एक ब्लैक वुमन थी, मतलब अश्वेत। ब्लैक बोलने का मतलब अश्वेत है ना, अश्वेत महिला थी। ओके, अश्वेत महिला थी, फर्स्ट ब्लैक वुमन थी ये। ओके, मतलब पहली काली महिला जिनको 1993 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में, किताबों की दुनिया में। शी ऑल्सो वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन, मतलब कहानियां लिखने के लिए इनको, है ना, पुलित्जर प्राइज अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था? पुलित्जर प्राइज अवार्ड दिया गया था। ठीक है, हर 7th एंड मोस्ट रिसेंट नॉवेल, चूंकि ये नॉवेल लिखा करती थी। ओके, तो इनका 7वां नॉवेल जिसका नाम था पैराडाइज। ऐसे पैराडाइज नाम का एक और नॉवेल है, पैराडाइज लॉस्ट नाम का एक और नॉवेल, इसको जिसके लेखक कौन है ना, उसके लेखक हैं जॉन मिल्टन साहब हैं। जॉन मिल्टन जो कि पैराडाइज लॉस्ट के राइटर है, वो अलग है। ये भाई साहब क्या नाम है? पैराडाइज नाम है इनका 7वां नॉवेल का मतलब एक मोटी सी किताब होती है जिसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, एक लंबी कहानी होती है। ओके, तो 7वां जो इनका नॉवेल है, जो उपन्यास है, नॉवेल का मतलब उपन्यास होता है, उपन्यास, 7वां उपन्यास जिसका नाम था पैराडाइज, वॉज पब्लिश्ड, ये प्रकाशित हुई थी, ये छापी गई थी कब? अर्ली इन 1998, मतलब 1998 के शुरुआती दिनों में, इस साल के शुरुआती दिनों में क्या किया गया था? इनका 7वां नॉवेल को पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, हाँ, जॉन मिल्टन साहब पैराडाइज लॉस्ट के राइटर हैं। और ये जो सिर्फ है पैराडाइज नाम से, पैराडाइज का मतलब होता है जन्नत, स्वर्ग होता है। क्या मतलब होता है? जन्नत होता है या स्वर्ग कह सकते हैं। ओके, पैराडाइज का मतलब। आगे देखिए बच्चे, हर पैराग्राफ को आपको हिंदी वर्जन दे दिए हैं ताकि रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो आपको। आगे देखिए बच्चे, हर स्पीच, इनका जो भाषण है, हर स्पीच टोनी मॉरिसन के द्वारा दिया गया जो भाषण है जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम, मतलब आज का चैप्टर हमारा स्टोरी नहीं है, आज का चैप्टर हमारा स्टोरी नहीं है बल्कि एक भाषण है। ओके, यहां देखिए, वंडरफुली, बहुत ही सुंदरता से इन्होंने इस चैप्टर को, इस भाषण को एग्जिबिट किया है, दिखाया है। ओके, कि कैसे, है ना, ये दिखाया कि हाउ द प्रॉपर यूसेज ऑफ लैंग्वेज, कैसे भाषा के उचित प्रयोग से, उचित उपयोग से, भाषा का उचित उपयोग से, है ना, कैसे हम बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम बदलाव ला सकते हैं और एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं। सही बात है, भाषा अगर नहीं होती तो कोई क्रांति नहीं आ पाती हमारे जीवन में, कोई आविष्कार नहीं हो पाता। आविष्कार हो जाता तो वही खत्म हो जाता, हम अपने अगले जनरेशन को, अपनी अगली पीढ़ी को तो हम दे ही नहीं पाते। ओके, तो पूरी दुनिया में बदलाव आता ही नहीं। तो पूरी दुनिया में आज हम जो बदलाव देख रहे हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी जो क्रांति आई है दुनिया में, ये सब भाषा के उचित प्रयोग से ही आई है, भाषा के उचित उपयोग के कारण ही आ पाई है।
एंड मोर सो द इमीडिएट सराउंडिंग्स, और हमारे आसपास के वातावरण, और हमारे आसपास के वातावरण में भी जो बदलाव देखने को मिलते हैं ना, वो भाषा के उचित उपयोग से ही देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए कि भाषा नहीं होती, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, आप अपने मोहल्ले में अगर भाषा का अगर उपयोग सही से ना कर पाए तो क्या लगता है पूरा मोहल्ला गूंगा नहीं कहलाएगा? हाँ, अगर अपने आसपास के इलाके को एग्जांपल लीजिए, पूरे संसार को छोड़ दीजिए, अपने गली की बात आप ले लीजिए। कभी ऐसा हो जाए अचानक से कि जितने गली में आपके घर है ना, कोई उसमें हिंदी बोलने लग जाए, पूरा घर कोई अंग्रेजी में बात करे, एक घर पूरा मलयालम में बात करे, एक घर पूरा मराठी में बात करे, एक पूरा बंगाली में बात करे, एक पूरा स्पेनिश में बात करे, जरा सोचिए उस मोहल्ले का फेस कैसा दिखाई देगा? क्या कभी उस मोहल्ले में कोई सही ढंग से काम हो पाएगा? हो पाएगा? बाहर से मान लीजिए लाइन बत्ती खराब हो गया, बाहर से कोई बंदा आया ठीक करने के लिए और वो अलग अंग्रेजी में बात कर रहा है, अब मोहल्ला में अंग्रेजी जानता ही नहीं है, क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, हो सकता है सामान मांगे कुछ और ला दे कुछ और। बात समझ रहे हैं ना? तो भाषा से ही बड़े बड़े बदलाव को देखा जा सकता है। इंसान के पास सोचिए कि सब कुछ है, ऐशो आराम की जिंदगी, उसके पास सब कुछ चीजें हैं, लेकिन भाषा का उपयोग सही से कैसे किया जाए यही वो नहीं जानता है। तब क्या हो जाएगा? सोचिए, ये जो इतनी जो सुंदर दुनिया अभी आपके अपने सामने जो नजर आ रही है ना, ये सब गूंगी होती हुई दिखाई दे देगी। ओके, तो अभी बीच में भाषा के बारे में सुनने में क्या आया था कि कुछ जगह पर ये चला था, भाषा को लेकर बड़ा दिक्कत चला था। सुना था कि एक डिलीवरी बॉय गया था खाना पहुंचाने, मुंबई की घटना है, महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी घटना है, अब बहुत ही फालतू की सब चीजें हैं। हालांकि गया था वो खाना डिलीवर करने, तो वहां उससे कहता है ना कि मराठी में बोलो, मराठी बोलो, मराठी में बोलो तब पैसा देंगे। अब बताइए, बेचारा डिलीवरी बॉय है, हो सकता है कि बिहार से गया हो काम करने के लिए, हो सकता है यूपी से गया हो काम करने के लिए, हो सकता है उड़ीसा से गया हो काम करने के लिए, हो सकता है कि वो केरला से गया हो काम करने के लिए। तो मतलब जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां का लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज सीखेंगे तभी हम काम करेंगे। ऐसा है, जब तुम ऐसे बोल रहे हो कि मराठी में बोलो, इसका मतलब ये जो आपने कहा तो आपने हिंदी में कहा, और सामने जो डिलीवरी बॉय वो भी तो हिंदी समझ लिया, तो आपको दिक्कत क्या हो भाई साहब कि मराठी में ही बोलो तब पैसा देंगे? और ये घटना इधर लगातार कुछ दिन तक चलते रही थी, समझे? तो भाषा का उचित उपयोग कहां हो पाया वहां पर, और देखा जैसी भाषा का अनुचित उपयोग हुआ वैसे देखने क्या हो गया, माहौल गर्मा गया। तो अगर सामने वाला बंदा अगर कंफर्टेबल फील कर रहा है कि वो हिंदी में बात कर सकता है और आप भी हिंदी जानते हैं, तो आप जबरदस्ती में इंग्लिश में लेक्चर क्यों दे रहे हैं भाई साहब? फिर तो ये भाई गलत चीज हो गई ना। तो भाषा जरूरी है, और भाषा का सही उपयोग कहां पे करना है, कैसे करना है, ये उससे ज्यादा जरूरी है। आप अंग्रेजी सीख गए हैं और आप नया नया स्पोकन क्लास ज्वाइन कर अंग्रेजी सीख लिए, अब फर्राटेदार अंग्रेजी एकदम पूरा एकदम बोले जा रहे हैं, और जा करके गांव में घुस गए, समझ गए, जहां पर कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, और आप वहां पर बोले जा रहे हैं बड़ी व्हाट्सअप, व्हाट आर यू डूइंग मैन। लो, अगला कहेगा कौन सी बोल रहा है जी, हैं गाली उली दे रहा है, कहां ऐसे बोल करके हमको, समझ रहे हैं बात को ना? तो भाषा का उचित उपयोग करना हमें आना चाहिए कि हम किसके सामने बात कर रहे हैं, वो बंदा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में कि नहीं है, ये भी तो होना जरूरी है। इसलिए भाषा जानने से हो जाएगा नहीं, भाषा में क्या है, हर कोई कुछ ना कुछ भाषा बोलता ही है, समझ गए? अगर कोई हमारे सामने कभी ऐसा कह देना कि ये मराठी बोलो, मराठी बोलो, या कोई और लैंग्वेज कहे कि हाँ ये मलयालम बोलो, मलयालम, हम कहेंगे सिंपली इफ यू आर कंफर्टेबल विद मी इन टॉकिंग देन टॉक टू मी, इफ नॉट देन गेट लॉस्ट। आप कंफर्टेबल हो, आप हिंदी समझ रहे हो, हिंदी बोल रहे हैं तो आप समझो, कंफर्टेबल हो, ओके, नहीं तो टाटा बाय बाय। भाषा कोई बच्चे थोपने की चीज नहीं है, हम लैंग्वेज किसी पर इंपोज नहीं कर सकते हैं, थोप नहीं सकते हैं। हाँ, अगर भाषा का वैल्यू है, इंपॉर्टेंस हम जानते हैं, तो भाई साहब इसके लिए क्या करना पड़े, इसलिए स्टेप उठाने चाहिए सरकार को कि अगर आपको मान लीजिए कोई राज्य कहता है कि हमारे राज्य में आओगे तो तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, हम बिहारी लोग कहेंगे हमारे राज्य में आओगे तो तुमको हिंदी बोलना पड़ेगा। हाँ, हर राज्य अपना अपना भाषा अगर बुलवाने लगे अपने एरिया में, तो इसके लिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हर स्कूल कॉलेज में इसके लिए भाई नियम कानून बनेंगे कि जैसे आप मैथ पढ़ाते हो, केमिस्ट्री पढ़ाते हो, है ना, बायोलॉजी पढ़ाते हो, हिंदी पढ़ाते हो, संस्कृत पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, वैसे ही हर राज्य का एक रीजनल लैंग्वेज ही पढ़ाया करो, तो सारा बच्चा हर राज्य का लैंग्वेज सीख जाएगा। कितना ही राज्य है, जितना भी राज्य है, हर राज्य का लैंग्वेज सीख जाएगा मोटा मोटी तौर से, तो ठीक है, उस एरिया में जाएगा तो हिंदी बात करेगा, उस एरिया में जाएगा तो मलयालम में बात करेंगे, यही हाल होगा, फिर तब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन भाई साहब ना किसी स्कूल कॉलेज में ऐसा कोई प्रावधान है अभी तक में, तो इसमें इंसान की क्या गलती होगी? जिस माहौल में जैसे आया है उसी भाषा का सही उपयोग किया है ना? देखिए, हम बिहारी हैं तो हमको हिंदी में कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन अगर सामने वाला बंदा हमसे अंग्रेजी में बात कर रहा हो तो हम उसमें भी कंफर्टेबल हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसलिए। लेकिन कोई जबरदस्ती कहे कि नहीं तुमको मलयालम में बात करो, हम उसी में बात करेंगे, अब ये क्या भाई बात हो जाएगी फिर तो, है ना? तो फिर उसके लिए भाई हमारे पास जो नया चप्पल रहेगा वही रहेगा, हमारे पास वही निकलेगा उस टाइम में, समझ गए? तो यही होना भी चाहिए, भाषा कोई थोपने की चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो भाषा के उचित उपयोग से देखिए कितनी बड़ी बड़ी क्रांति आई है ना, कितनी बड़ी बड़ी क्रांति आई है।
अब महात्मा गांधी जी सोचिए, देश को बदलने के लिए, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ एक धोती में लड़ाई लड़ रहे थे, बताइए। हाँ, इतने मतलब अमीर के बेटे थे, फिर भी एक धोती में जीवन गुजार रहे थे। अगर मान लीजिए उनको तो भाई अंग्रेजी, गुजरात के थे तो उनको गुजराती आती होगी, है ना, कंफर्म। बैरिस्टर थे, वकालत करने भाई विदेश गए थे तो अंग्रेजी उनको कदम बहुत अच्छे से आती थी, है ना, और हिंदी भी जानते थे। आप जरा सोचिए कि जहां जहां जिस जगह पर वो घूमने जाते होंगे, मतलब भाषण देते होंगे, लोगों को एकजुट करते होंगे, तो अलग अलग भाषा में करते होंगे क्या? जरा सोचिए, क्या वो सारी भाषाएं सीखे होंगे? नहीं। तो भाषा का उचित उपयोग से ही तो भाई क्रांति हुआ, है ना। तो हर राज्य में लीडर अपने अपने हिसाब से अपने लोगों में कम्युनिकेट करते थे, तभी तो पूरे देश में भाई क्रांति आई ना, समझे? हाँ, तो जिस भाषा में जो कंफर्टेबल है आप उनसे उस भाषा में बात कर सकते हैं, समझ गए ना। भाषा का इंपॉर्टेंस है, लेकिन भाषा थोपने की चीज नहीं है, समझ गए। और अगर कोई भाषा थोपने लगे तो फिर भाई मन करेगा उसको थोपियाने का, फिर बात समझ गए ना। ऐसा मन करता है भाई, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप कंफर्टेबल हो, बात करो, नहीं हो तो फिर छोड़ो, किसी और से बात कर लो। फिर आगे देखिए, यहां देखिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं फिर। दिस स्पीच, ये जो आज का भाषण है, ये जो आज का भाषण है, ये जो आज का भाषण है, मेक्स द पॉइंट दैट, इस भाषण का मतलब क्या है, ये किस विषय को दिखाता है, किस पॉइंट की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड विब्रेंट। ओके, भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कहता है भाषा होनी चाहिए, शुड बी होनी चाहिए, कैसी? एकदम जीवंत होनी चाहिए, है ना, स्पष्ट होनी चाहिए, विब्रेंट होनी चाहिए। भाषा में प्रेम होना चाहिए। हर किसी से भाषा जानते हैं, चलो ठीक है, लेकिन हर किसी से गुस्सा के बात कर रहे हैं, गुस्सा के बात कर रहे हैं पूरा एकदम, वो भाषा का मतलब है नहीं। प्रेम की भाषा होनी चाहिए, भाषा में पोलाइटनेस होना चाहिए, भाषा में जीवंत दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ भाई कोई वाकई कोई खास चीज बोल रहा है ना। भाषा वैसे चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, उसके अंदर में लैंग्वेज हैज लुसिडिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। उसमें क्या बोल के निकल गया पता नहीं चला, क्या बोला भाई नहीं सुने, कान में आया लेकिन समझ ही नहीं पाए, तो क्या फायदा बोलने का, है ना। हाँ चलिए, हाँ, तो हमसे तो कोई कहेगा कि ना कि ये भाषा में बोलो, ये भाषा में बोलना, ये भाषा बोलना है, तो फिर वही होगा, आप थोपोगे, आप भाषा थोपोगे, हम थोपियाएंगे और यही कहेंगे कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, समझे। तो भाषा में पोलाइटनेस बहुत बच्चे जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक बार प्रैक्टिकल करके जरा देखिए ना, प्रैक्टिकल करके देखिए, भाषा कैसे बोलते हैं? जुबान से ही बोलते हैं ना, जीभ से ही बोलते हैं, है ना। इसमें जीभ का बहुत बड़ा योगदान है। जरा सोचिए, जरा सोच रहे हैं ना, एक जोक यहाँ पर आता है कि 32 दांत जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर ना, उसके बीच में बेचारा कोमल सा, इस कठोर 32 दांत के बीच में कोमल सा एक जीभ बेचारा, देखिए कैसे एडजस्ट कर रहा है। सोचिए जरा सा, 32 कड़े दांत के बीच में कोमल सा जीभ कैसे एडजस्ट कर रहा है, सोचिए, है ना। लेकिन ये देखने में भले ही कोमल है, ये देखने में भले ही कोमल है, तो ऐसे पता है 32 दांत को घमंड हो गया कि ये हमको देखो कितना सॉलिड दिखते हैं। 32 दांत कह रहा है एक साथ कि देखो कितना सॉलिड दिखते हैं, ए जीभ थोड़ा बच के रहा करो, गलती से आए दब जाओगे तो कट जाओगी। तो कहते हैं अच्छा हमको चैलेंज, हमको चैलेंज, चलो बाहर। आगे आगे क्या हुआ, बोलना था कुछ और, अब मुंह से निकल गया कुछ और। लो अगला आदमी, है ना, अगला आदमी का हाथ उठना शुरू हो गया। आप बताइए, जीभ कोमल सा, उसको चैलेंज मत कीजिएगा। जहां उठपटांग तरीके से मुंह से निकल गया ना, तो बस सामने से 32 क्या हो जाएगा, एक फैट पड़ गया तो क्या हो जाता है, 32 बाहर। तो एक जीभ में इतनी ताकत है कि 32 दांत को तोड़वा सकता है, क्योंकि भाषा तो यही बोलता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि भाषा में पोलाइटनेस होना बहुत जरूरी है, विनम्रता बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ देखिए आगे कहते हैं, नैरेटिव्स हैव नॉट ओनली बीन एंटरटेनिंग। देखिए बहुत सारी कहानियां इसके पीछे रही हैं, बहुत सारी कहानियां, किस्से, ठीक है, बहुत सारी कहानियां, किस्से हैव नॉट ओनली बीन एंटरटेनिंग। बहुत सारी कहानियां जो किस्से होते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद सुनाने का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसका सिर्फ, हाँ, मनोरंजन ही नहीं होता है सिर्फ, बट ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज। कहानियां, किस्से सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं सुनाए जाते हैं कि सिर्फ मनोरंजन का साधन बने, बल्कि इसमें कितना ज्ञान निकल के आता है। आज मेरा कंठ थोड़ा दर्द कर रहा है, गले में खराश थोड़ा ज्यादा है, सुबह से बोलने की इच्छा नहीं कर रही है, लेकिन क्लास भी है। कहानियां, किस्से इसलिए सिर्फ नहीं सुनाए जाते हैं कि उनसे सिर्फ मनोरंजन का साधन बने, बट ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल वेज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, बल्कि उसमें से ज्ञान का कितना सिद्धांत निकल के आता है ये भी लेना जरूरी होता है। ओके, यहां देखिए आगे कहते हैं, There are anecdotes which bring out the theme through the most simple form of expression and language. ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां हैं,
ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां हैं विच ब्रिंग आउट द थीम। वे ऐसे ऐसे कहानियां हैं जो ला करके देते हैं ऐसे ऐसे विषय को ला करके देते हैं थ्रू द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, एकदम सिंपल फॉर्म, एक साधारण से रूप में, किसका? भावनाओं का, एक्सप्रेशन का, एंड लैंग्वेज, और भाषा का। बहुत सारी कहानियों में भाषा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दिखता है ना। द गिवन स्पीच इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ दिस। और आज का जो दिया गया भाषण है, वंस अपॉन अ टाइम, ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। किस चीज का? इस चीज का। किसका? तो इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। ओके, हाँ, यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भाई साहब राइटर्स का डिटेल्स हो गया यहां पर, ठीक है। ओके, आगे देखिए, वॉक इन स्मॉल ग्रुप्स एंड पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग्स। कहते हैं हाउ ऑफन डिड यू लिसन टू स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड। जब आप बहुत छोटे थे, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है, तो हाउ ऑफन डिड यू लिसन टू स्टोरीज, आपने कितनी मर्तबा कहानियां सुन रखे हैं बचपन में? तो दादी के मुंह से, नानी माँ के मुंह से, मम्मी के मुंह से, चाहे पापा, दादा, चाचा, चाची, किन्हीं के मुंह से कभी ना कभी कहानियां तो सुने होंगे, है ना। और कहानियां सुनाने का उनका जो अपना लैंग्वेज रहा होगा, उन्होंने अपने टोन में कहानियों को सुनाया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप स्कूल भी नहीं जाते होंगे, याद रखिए, उस टाइम आप स्कूल भी नहीं जाते होंगे। छोटे बच्चे जब स्कूल भी नहीं जा पाते हैं ना, तो माता पिता उनको कहानियां सुनाते हैं। तो जो जैसे किताब में कहानियां लिखी होती है ना, वो ऐसे नहीं सुनाते हैं, अपनी भाषा में सुनाते हैं उनको, ताकि बच्चे उनकी भाषा में समझ सके कहानियों को, है ना। तो यही भाषा का यहां पर देखिए इंपॉर्टेंस दिखाया गया। ओके, हाउ ऑफन डिड यू लिसन टू स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड, कितनी मतलब आपने कहानी को सुना होगा। हु टोल्ड यू स्टोरीज, कौन कौन ऐसे रहे होंगे जो आपको कहानियां सुनाए होंगे। हाउ डिड दोज स्टोरीज यूजुअली बिगिन, और वो सारी कहानियां कैसे शुरू होती थी, कैसे शुरू होती थी। हमें लगता है कि जो भी कहानी शुरू होती थी वो ऐसे ही कि एक बार की बात है, जानते हो, एक बार की बात है, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे करके। या कहानियां अगर नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं है, आप तो अब तो पढ़ने लगे हैं, आपको तो लैंग्वेज का भी इंपॉर्टेंस पता है, तो आप चाहे तो आप कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, है ना। और आजकल तो डिजिटल जमाना, आजकल तो लोग कहानियां सुन भी लेते हैं। तो यहां पर कहता है, ये यहां से आपका चैप्टर अब शुरू होता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू होता है, सुनिएगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला रहती थी। देयर वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी, एक बार की बात है। बूढ़ी महिला कैसी थी? तो ब्लाइंड थी, अंधी थी। कैसी थी? अंधी थी, बट वाइज, लेकिन बुद्धिमान थी। कैसी थी? चालाक थी, बुद्धिमान थी। ओके, अंधी थी वो महिला, बूढ़ी महिला अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी। या कह सकते हैं और एन ओल्ड मैन, या फिर कोई बूढ़ा आदमी। अभी कहानी की शुरुआत हो रही है। या फिर हो सकता है वो गुरु हो, शायद बेचैन बच्चों को शांत करने वाला हो, है ना, बेचैन बच्चों को, रेस्टलेस चिल्ड्रन को शांति प्रदान करने वाला हो। आई हैव हर्ड द स्टोरी, टोनी मॉरिसन कह रही है कि मैंने भी इस प्रकार का एक कहानी सुना है, और वन एग्जैक्टली लाइक इट, और मतलब लगभग इसी के जैसा एक कहानी मैंने सुना। इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर्स, मतलब बहुत सारे संस्कृति में जो वहां का कहानी होता है, उन्हीं संस्कृति में मैंने भी ऐसा ही कुछ कहानी सुना था। ये राइटर अभी अपने भाषण में कह रहे हैं। ओके, अपने भाषण में राइटर ये सब बातें कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, अब कहानी को फिर से शुरू करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी, अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी। इन द वर्जन आई नो, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं जानती हूं, द वुमन इज द डॉटर ऑफ स्लेव, जहां तक मुझे याद है उस कहानी का हिस्सा, तो वो जो महिला थी, जो बूढ़ी थी, वो किसी की बेटी थी। किसकी बेटी थी? तो डॉटर ऑफ स्लेव्स, मतलब उस टाइम गुलामी प्रथा चलती थी ना, तो गुलाम जो था, कोई गुलाम रहा होगा अमेरिका में, ठीक है ना, ब्लैक अमेरिकन, मतलब अमेरिका में काले समाज के जो लोग होते थे ना, अमेरिका में जो अश्वेत लोग होते थे, काले समाज के लोग होते थे ना, उनको निग्रोज कहा जाता था, निग्रोज। और उनको हमेशा गुलाम बना करके रखा जाता था अपने ही देश में। जो गोरे समाज के लोग होते थे, वो काले समाज के लोगों को देखना तक नहीं चाहते थे, उनसे नफरत करते थे, घृणा करते थे, क्योंकि वो रंग के काले थे। सोचिए, अमेरिका में जो आज अपने आप को इतना डेवलप्ड कंट्री कहता है, सोचिए वैसे देश में वैसा विचार पनपता था। गोरे समाज के लोग, जो लाल लाल गोरे गोरे होते थे ना, वो काले समाज के लोगों को देखना तक नहीं चाहते थे। उनके लिए अलग बस्ती होती थी, अलग बस होता था, टूटा फूटा अलग ढाबा होता था, कोई होटल नहीं उन लोगों के लिए, कोई आलीशान, समझ गए। हमेशा गुलामी वाला जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, समझ गए ना, सब उन्हीं से करवाया जाता था। उनके हिसाब से वो काम छोटे मोटे होते थे।
समझ गए ना। तो वो लोग उन्हीं से करवाते थे। किनसे? ब्लैक लोगों से, जो काले समाज के लोग होते उनके, उनको गुलाम माना जाता था। और उन्हीं गुलाम, है ना, वही कोई काला अमेरिकन होगा जो गुलाम होगा, और उसी की वो बेटी थी, कौन? वो महिला जो अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी। और वो रहती थी, कहां रहती थी? तो अकेले रहती थी। कैसे रहती थी? तो अकेले रहती थी। कहां? एक छोटे से घर में, इन अ स्मॉल हाउस, जो कि घर था शहर से काफी दूर, शहर से काफी वो बाहर था। इसका मतलब गांव साइड में। शहर से बाहर बोलने का मतलब क्या हो गया? गांव हो गया, है ना, देहात साइड हो गया। तो शहर से काफी बाहर साइड में, वो आउटसाइड में, वो महिला छोटे से घर में रहती थी, अकेले रहती थी, कोई उसका अपना वहां नहीं था। अकेले थी, अंधी थी, बुद्धिमान थी, लेकिन बूढ़ी भी थी। उसका जो ख्याति था, उसका जो रेपुटेशन था, उसका जो प्रसिद्धि था, ओके, उस महिला का जो प्रसिद्धि था, मतलब वो फेमस थी, छोटी मोटी महिला नहीं थी वो। हर रेपुटेशन वो वायरल थी। आज के डेट की बात किया जाए तो वो वायरल थी। फॉर विजडम, किस लिए वायरल थी वो? तो बुद्धि के लिए स्पेशली, क्योंकि वो बुद्धिमान थी तो अपनी बुद्धि के कारण वो फेमस थी। इज विदाउट पीड एंड विदाउट क्वेश्चन, मतलब उसकी बुद्धि पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, कोई शक नहीं कर सकता था। तो उसकी बुद्धि शक से परे था, बिना सवाल का था, बिना कोई शक या बिना कोई सवाल का था। ठीक है। एमंग हर पीपल, मतलब जिस जगह पर वो रहती थी वहां आसपास जो लोग थे उनके बीच में, अपने लोगों के बीच में, शी इज बोथ, वो दोनों थी, मतलब वही कानून भी थी और वही उल्लंघन भी थी। मतलब वही नियम भी बनाती थी, वही नियम को तोड़ भी सकती थी। मतलब लोग उसको ना एकदम समझिए कि गॉड मानने लगे थे। मतलब वही नियम बनाएगी और वही नियम तोड़ भी सकती है, इतना पावर लोगों ने दे रखा था उस बूढ़ी महिला को, जो कि अंधी थी, बुद्धिमान थी लेकिन, और शहर से काफी दूर किसी दूर दराज गांव में रहती थी। ओके, यहां देखिए, तो इतना प्रसिद्धि था उसका लोगों के बीच में, इतना प्रसिद्धि था। द ऑनर शी इज पेड, जो सम्मान उसको दिया जाता था, जो सम्मान उसको दिया जाता था, is paid, and the awe in which she is held reach beyond her neighborhood to places far away, to the city where the intelligence of rural prophets is the source of much amusement. जिस स्थिति में वो अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी, जो सम्मान और जो उसको, है ना, अपमान दिए जाते थे, जो सम्मान और जो अपमान उसको दिए जाते थे, जिसमें अपनी जिंदगी को जी रही थी वो अपने आसपास पड़ोस में, अपने पूरे आसपास पड़ोस में। ओके, हालांकि वो शहर से तो काफी दूर था, है ना, लेकिन शहर वाले लोगों तक जब ये बात पहुंची थी ना कि दूर दराज गांव में एक महिला रहती है, अंधी है, लेकिन लोग कहते हैं कि बुद्धिमान है, अपने एरिया में बड़ी फेमस है, लोग उसको भगवान मानते हैं, तो शहर वाले काफी उससे जलते थे, उस महिला से। ओके, कि ये गांव में ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सारे पढ़े लिखे लोग तो, दिमाग वाले लोग तो शहर में रहते हैं, तो गांव में ऐसा कैसे हो गया? तो शहर वाले लोग उस महिला से काफी ज्यादा जलने लगे थे। ओके, काफी ज्यादा जलने लगे थे, और अपनी बुद्धि के कारण, अपने इंटेलिजेंस के कारण वो महिला एकदम रूरल प्रॉफिट्स कही जाने लगी थी। मतलब गांव की, है ना, गांव की देवी के रूप में वो जाने लगी थी। वो प्रॉफिट मतलब पैगंबर, मतलब क्या कह सकते हैं कि मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत, फरिश्ता कह सकते हैं। तो गांव की देवी के रूप में वो लोग उसको पूजने लगे थे। इज द सोर्स ऑफ मच अम्यूजमेंट, जिस कारण से बहुत ज्यादा उसका मजाक भी बनने लगा था। लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाते थे। कौन? शहर वाले, जो लोग उससे दूर रहते थे, जो उसके बारे में कभी आज तक कभी सिर्फ कान से कान सुने थे, जो आज तक कभी सामने से मिले नहीं थे, देखे नहीं थे ना, वैसे लोग उस महिला का मजाक उड़ाते रहते थे। वैसे लोग महिला का मजाक उड़ाते रहते थे। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, अब आगे थोड़ा सा और समझाते हैं आपको। वन डे द वुमन इज विजिटेड बाय सम यंग पीपल, एक दिन हुआ क्या ना कि बाहर के शहर के लोग उससे जला करते थे, ओके, उसकी बुद्धिमता के कारण, उसके विजडम के कारण। तो एक दिन क्या हुआ, उस औरत के घर पे कुछ लोग मिलने आए उससे, उस बूढ़ी अंधी महिला से कुछ जवान लोग, सम यंग पीपल, कुछ जवान लोग उससे मिलने आए। किससे? उस महिला से। who seem bent on disproving her clairvoyance and showing her up for the fraud they believe she is. वे जो जवान लोग इसके घर पे, उस महिला के घर पे आए थे मिलने के लिए, वो इसी मकसद से आए थे कि हम इस महिला को डिस्प्रूव कर देंगे, मतलब गलत साबित कर देंगे। क्या करेंगे? हम गलत साबित कर देंगे कि जो लोग कहते हैं ना कि इस महिला का जो बुद्धि है ना, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये महिला को आज हम गलत साबित कर देंगे कि महिला में कोई बुद्धि नहीं है, ये महिला फ्रॉड है, मतलब 420 है ये महिला, जो लोगों को ठगने का काम कर रही है। तो शहर से कुछ जवान लोग आए थे इस महिला के घर पे, उसकी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए कि वाकई ये महिला प्रॉफिट है
है ना, ये महिला वाकई भाई देवी का रूप है या लोगों ने इसको ऐसे ही मतलब लोगों को ये ठगने का काम करती है ये। ओके, तो वो अपने मकसद से यहां पर आए थे, इसी मकसद से वो यहां पर आए थे। ओके, देयर प्लान इज सिंपल, उन सारे जवान लोगों का जो योजना थी बहुत ही साधारण थी, सिंपल थी। वे लोग उस महिला के घर में प्रवेश किए एंड आस्क द वन क्वेश्चन, और एक सवाल किया उस महिला से। वो सारे जवान लोग उस बूढ़ी अंधी महिला से एक सवाल किया, उसके दिमाग को चेक करने के लिए, उसकी बुद्धि को चेक करने के लिए। The answer to which rides solely on her difference from them, और ऐसा सवाल किया कि जिसका आंसर शायद वो बूढ़ी महिला नहीं दे सकती थी। ओके, A difference they regard as a profound disability, क्योंकि वो जो सवाल था ना, उस महिला की अपंगता पर वो सवाल कर दिया गया था। क्योंकि वो महिला अंधी थी, वो महिला क्या थी, अंधी थी, लेकिन सवाल उससे कैसा किया गया जो सवाल में देखने वाला काम हो। अगर हम कोई अंधे से अगर पूछे जिसका आंख नहीं है, रोशनी नहीं है जिसकी आंखों में, उससे हम कहें ए बताओ कितना उंगली है, बताओ कितना उंगली है, तो बताइए ये सवाल करना कितना हद तक सही है भाई साहब? ये सवाल समझ गए कितना हद तक सही आखिर है ये? अंधे को कहिएगा कि देखो कैसा रंग है, कैसा रंग का पेन है मेरे हाथ में, बताओ जरा सा मेरे हाथ में कैसा रंग का है ना पेन है, तो बेचारा ये सवाल क्या है, कोई सवाल ही है ये? तो आप उसके भाई बुद्धि पर आप सवाल कर रहे हैं, आप उसकी अपंगता पर सवाल कर दिए, तो फिर है ना, वो तो बेचारा वैसे भी डिसेबल आंख से उसको दिखाई दे रहा है और आप उससे रंग पूछ रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? तो उन्होंने उनकी अपंगता पे सवाल करा कर दिया, उसके अंधेपन पे सवाल हो गया। दे स्टैंड बिफोर हर, बाकी लोगों को लगता था ना कि महिला देख सकती है, जानबूझ के खाली अंधा होने का नाटक करती है, समझ गए? तो दे स्टैंड बिफोर, वे लोग जवान लोग उसके महिला के सामने खड़े रहे, उसके सामने खड़े रहे। एंड वन ऑफ देम सेज, और उनमें से एक बंदा कहता है, ये बूढ़ी महिला, ओल्ड वुमन, आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, मेरे हाथ में एक चिड़िया है। देखिए सवाल ध्यान सुनिएगा, महिला अंधी है, अंधी से क्या सवाल किया गया कि ये बूढ़ी महिला, आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, मैंने अपने हाथ में एक चिड़िया को पकड़ रखा है, मैंने अपने हाथ में एक चिड़िया को पकड़ रखा है। अब तुम बताओ, टेल मी वेदर का टाइपिंग मिस्टेक है, वेदर इट इज लिविंग और डेड, तुम मुझे बताओ कि मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो मरी हुई है कि जिंदा है? बताओ, जिंदा है कि मरी हुई है? बताइए तो जैसा आए, अंधा से पूछ रहा है कि मेरे हाथ में वो चिड़िया है, बताओ कि मरी है कि जिंदा है। अब लो यहां पर तो भाई कोई भी फंस जाएगा। अगर मान लो बूढ़ी महिला कह दे कि आपके हाथ में जो चिड़िया है ना, आपके हाथ में चिड़िया है वो जिंदा है, अगर मान लेते बूढ़ी महिला अगर ये बोलती कि तुम्हारे हाथ में चिड़िया वो जिंदा है, तो क्या करता? चिड़िया का गला दबा देता और मार देता, कहता कि ये कहां जिंदा है, तो मरी हुई है, ये हो जाता। और अगर वो कह देती कि तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया है ना वो मरी हुई है, गलती से क्या बोलता कि देखो तो आवाज तो कर रहा है, चू 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 तो कर रहा है ना, कहां मरा हुआ है ये? तो इसका मतलब क्या हो गया? उसके बुद्धि का परीक्षण करने के लिए ऐसा सवाल कर दिया जो कि उस सवाल का आंसर वही दे सकता था जो देख सकता था, है ना, जो देख सकता था। ओके, अब यहां देखिए, अब ये जब सवाल किया गया तो महिला ने आंसर नहीं दिया, उस बूढ़ी महिला ने आंसर नहीं दिया। अरे भाई साहब, लोगों की समस्या को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये तो अच्छी बात है, इस कारण से वो फेमस थी, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों की समस्याओं को समाधान करती थी। लेकिन यही चीज कुछ लोगों से हजम नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया यहाँ पर कि भाई आप क्या ही उसका कह सकते हैं। तो सुनिएगा, सवाल जैसे किया गया ना, तो महिला चाहती तो सीधे एकदम झुंझला करके, गुस्सा करके उठाती बगल में एकदम बांस का बलेठा मारती, भागो यहाँ से, सवाल करने आया है। हम देख सकते हैं सवाल कर रहा है कि चिड़िया है कि मर गई, जिंदा है ना। अगर हम बोलेंगे अगर जिंदा है तो तुम तो उसको मार देगा, और अगर हम कहते हैं कि नहीं मरा हुआ तो भाई कहेगा कि नहीं तो जिंदा है, ऐसा कोई सवाल करेगा? निकलो यहाँ से, पूछने आता है, चला आया सवाल करने के लिए। महिला ने ऐसा नहीं कहा, महिला ने ऐसा कहा ही नहीं, महिला चुपचाप रही, जो सवाल किया उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी वो। शी डज नॉट आंसर, उसने आंसर नहीं दिया। एंड द क्वेश्चन इज रिपीटेड, जब आंसर नहीं दिया तो सामने वाले बंदे ने बार बार सवाल को रिपीट किया, ए बताओ जिंदा है कि मरी हुई है, जिंदा है कि मरी हुई है। क्वेश्चन इज रिपीटेड, सवाल को बार बार दोहराया गया। इज द बर्ड एम होल्डिंग लिविंग और डेड, बताओ जो चिड़िया में पकड़ा हुआ हाथ में वो जिंदा है कि मरी हुई है, बताओ। हाँ, स्टिल शी डज नॉट आंसर, बार बार क्वेश्चन दोहराने पर भी वो फिर भी उसने आंसर नहीं दिया। शी इज ब्लाइंड एंड कैन नॉट, वो अंधी थी और चूंकि वो देख नहीं सकती थी, अंधा लोग कैसे देखेगा, कॉमन सी बात है, तो अंधी थी और देख नहीं सकती थी। यहां तक कि उसको तो ये भी नहीं पता कि कितने लोग आए हुए हैं उसके सामने, है ना। शी इज ब्लाइंड एंड कैन नॉट सी हर विजिटर्स, अपने आगंतुक को भी वो नहीं देख सकती थी। लेट अलोन, यहां तक छोड़ो, है ना,
दूर की बात है कि व्हाट इज इन देयर हैंड्स, जो महिला देख नहीं सकती, अपने ये नहीं पता कि कितने लोग मिलने आए हैं, तो ये कैसे बता सकती है उसके हाथों में क्या है भाई, उसके हाथ में क्या है आखिर। सी डज नॉट नो, उसको नहीं पता, सी डजंट नो, उसे नहीं मालूम कि देयर कलर, जो लोग उससे मिलने आए हैं वो गोरे हैं कि काले हैं, यहां तक कि उनके तो रंग को भी नहीं पहचान रही हैं, उसमें से कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं ये भी नहीं पता है ना, और उनका घर कहां है कहां से आए हैं कुछ नहीं पता है। शी ओनली नोस देयर मोटिव, लेकिन वो महिला समझ गई, वो महिला जान चुकी कि उन लोगों का मकसद क्या है यहां आने का। महिला तुरंत भाप गई, दिमाग की तेज थी, आंखों से अंधी थी लेकिन दिमाग की तो तेज थी। वो महिला समझ गई कि ये लोग ना सवाल कैंसर जो है ना वो जो लेने आया है, उसने ऐसा सवाल किया कि वो उसको पता लगे कि भाई कि हम फ्रॉड हैं, है ना, हम क्या हैं, जालसाज हैं, है ना, हम लोगों को ठगते हैं। महिला तुरंत भाप गई और महिला फिर भी आंसर नहीं दी, वो चुपचाप रही, वो चुपचाप रही। ओके, दी ओल्ड वुमन साइलेंस, उस बूढ़ी महिला की जो चुप्पी थी, बहुत देर तक सवाल पे सवाल वो करते रहे, वही सेम सवाल को दोहराते रहे, महिला चुपचाप शांत रही एकदम। दी ओल्ड वुमेन साइलेंस, और उसकी चुप्पी इतनी लंबी हो गई, बहुत देर तक चुप रह गई वो। द यंग पीपल, जो जवान लोग थे, है ना, वो अपने हंसी को रोक नहीं पाए, वो अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाए और ठहाका मार के हंसने लगे। ये देखो, लोग कहते थे बाप रे बाप, ये देखो, है ना, मतलब कहते थे कि महिला भाई कितनी बुद्धि इसके पास में है, एक सवाल का देखो जवाब नहीं दे पाई, है ना, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई। अच्छा, मतलब चौथा क्लास के बच्चा से पूछोगे, है ना, कि भाई साहब प्रीपोजिशन पढ़े हैं, टेंस जानते हैं, तो बच्चा क्या कहेगा, क्या कहेगा, इसका मतलब क्या, बच्चा बीमार है या बच्चा का दिमाग कमजोर है, ये कहिएगा, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। तो वे अपने हंसी को रोक नहीं पाए और ठहाका मार के हंसने लग गए, वो सारे जवान लोग उस बूढ़ी महिला का मजाक उड़ाने लग गए। ओके, फाइनली, और अंत में शी स्पीक्स, वो बोलती है, वो महिला ने बोला, एंड हर वॉइस इज सॉफ्ट, लेकिन झुंझला कर नहीं बोला, परेशान होकर नहीं बोला, क्योंकि वो उसको पता चल गया था कि ये सारे जो बंदे आए हैं सवाल करने के लिए ना, ये बेचारे अपने में ही परेशान हैं, ये खुद में ही परेशान हैं, इनके मन में उलझने हैं और इस उलझनों को ये यहां पर दूर करने आए हैं। तो ये महिला भाप गई पहले ही, और इसकी जो आवाज थी ना एकदम सॉफ्ट थी, बड़ी ही कोमलता थी उसकी आवाज में, और बड़ी ही मधुर कोमलता के साथ ने उसने कहा, लेकिन हाँ कोमलता था, लेकिन आवाज में, उस आंसर में, उस उत्तर में जो प्रतिक्रिया थी ना वो एकदम तीखा था, एकदम स्टर्न था, एकदम तीखा था। ओके, कहती है सीधे, आई डोंट नो, महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता, वो कहती है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इज डेड और अलाइव, मुझे नहीं पता कि जिस चिड़िया को तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है वो मरा हुआ है कि जिंदा है, ये मुझे नहीं पता। महिला ने कहा सिंपल, एकदम अपनी सिंपल भाषा में कहा, बड़ी कोमलता के साथ में, कि बाबू मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है कि मरी हुई है, बट लेकिन व्हाट आई डू नो, लेकिन मुझे इतना तो पता है, मुझे इतना तो पता है, मैं इतना तो जानती हूं कि इट इज इन योर हैंड्स, कि ये तुम्हारे हाथों में है, ये तुम्हारे हाथों में है। देखिए आंसर हो तो ऐसा, महिला का ऐसा आंसर देने का मतलब क्या निकला कि बाबू मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हाथों में जो चिड़िया है वो मरी है कि जिंदा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये तुम्हारे हाथों में है, ये तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने कहा कि मेरे हाथ में चिड़िया है तो चिड़िया है, तो तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे हाथों में चिड़िया है, और चिड़िया का जान वो भी तुम्हारे हाथों में है। अगर हम कहेंगे कि मर गई है तो आप कहेगा कि नहीं जिंदा है, और अगर हम कहते हैं कि जिंदा है तो आप अपने हाथ को इसे दबाइएगा तो वो मर जाएगी। तो इतना तो हम जान गए हैं कि चिड़िया मरी जिंदा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे हाथों में है, ये तुम्हारे हाथों में है। देखिए ये हुआ आंसर देने का तरीका, है ना। सवाल बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन आंसर देने का तरीका हमेशा हमेशा कैसे सॉफ्टनेस के साथ होना चाहिए, झुंझला कर नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहां इस लाइन में क्या दिखाई दिया, यहां इस लाइन में आपको भाषा की ताकत दिखाई दी, समझ गए, एकदम भिंगा के मारी जोर से, एकदम समझ गए मतलब भाषा का इन्होंने गलत यूज नहीं किया, लेकिन एकदम भिंगा के मारी है ये, समझ गए। तो बंदा सामने हिल गया हुआ इस आंसर को सुन करके कि बाप रे बाप सही में ये महिला है, वाकई जो लोग कहते हैं कि इसके पास दिमाग है, वाकई दिमाग है इसके पास में, समझ गए। तो आज बच्चे पैराग्राफ को हम यहीं पर रहने देंगे। अब ये कहानी सुनाने का मतलब क्या था, टॉनी मॉरिसन जो इस चैप्टर के जो लेखक हैं उन्होंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई, अपने भाषण में ये कहानी सुनाने का मकसद क्या है
है ना। तो मकसद यही है भाषा का उचित उपयोग कैसे किया जाए। तो अब आगे की जानकारी, अब वे जो बंदे आए थे इसके घर पे ऐसा सवाल करने के लिए, उनके साथ अब आगे क्या होता है और ऐसे ऐसे कितने सवाल वो करते हैं जिसके बीच में पता चलेगा कि भाषा का इंपॉर्टेंस, भाषा का सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना जरूरी होता है, ये हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, ये जो बंदे आए थे इसके घर पे, इस महिला के घर पे, क्या वाकई में वो परेशान थे, वो सवाल का आंसर जानना चाहते थे, और ऐसे कौन कौन से सवाल उसके मन में रहे होंगे जो उस महिला से वो पूछने आए थे, है ना। तो ये सब सारी बातों की जानकारी हम लोग कल के क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चे, आज ज्यादा आप नहीं बोलेंगे, गला वाकई बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, कल बच्चे आप लोगों का लेकिन टेस्ट होगा। टेस्ट के दिन आप लोगों को सारे चैप्टर्स को रिवीजन करके आना है, एक नजर देख करके आना है। ठीक है, जहां बच्चे ग्रामर से भी क्वेश्चन रहेगा, टेंस चैप्टर से भी क्वेश्चन रहेगा, जो जो चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं उन सब चैप्टर से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा भाषा का सही उपयोग करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।